नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और एक बार फिर से आप इस टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जो कि हम अभी साइंस वाले टेस्ट सीरीज को लेकर चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज के क्वेश्चंस में हम लोग क्या क्या नई चीज़ों को सीख पाते हैं दोस्तों। तो आज का सबसे पहला सवाल होगा, आज का सबसे पहला सवाल दोस्तों, आइए देख लेते हैं। निम्न में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ग्लोबल लवण का फॉर्मूला क्या होता है। तो ग्लोबल लवण का फॉर्मूला जो निकल के आता है हमारा, ग्लोबल लवण का फॉर्मूला होता है Na2SO4 इंटू 2H2। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ग्लोबल लवण का फॉर्मूला क्या होता है, Na2SO4 इंटू 2H2। यदि यही अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित सूचक होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन में हल्दी, पत्ता गोभी, और मेथिल ऑरेंज, और नेक्स्ट है लिटमस पत्र। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो आपकी चीजें दी हुई हैं, हल्दी, पत्ता गोभी और लिटमस पत्र, ये तीनों दोस्तों होते हैं प्राकृतिक। क्या होते हैं दोस्तों, ये प्राकृतिक होते हैं। लेकिन यहाँ पे मेथिल ऑरेंज की बात करें तो इसको प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। तो ये प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं संश्लेषित सूचक। कौन सा सूचक बोलेंगे दोस्तों, संश्लेषित सूचक। एक और ऑप्शन में रहेगा आपका, मेथिल ऑरेंज के अलावा रहेगा फिनोफ्थैलिन। क्या रहेगा दोस्तों, फिनोफ्थैलिन। ये जो होता है, ये होता है हमारे पास संश्लेषित सूचक के रूप में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। तो एकमात्र ऑप्शन होता है दोस्तों, बिना ज्वाला के जलने वाला पदार्थ होता है कोयला। आपको क्वेश्चन ये सारे साइड में दिख रहे होंगे, बिना ज्वाला के जलता है। तो बिना ज्वाला के कौन जलेगा दोस्तों, बिना ज्वाला के जलता है कोयला। बिना ज्वाला के कोयला जलता है, एकमात्र यही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, उपचयन की अभिक्रिया में क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। उपचयन को ही कहा जाता है दोस्तों ऑक्सीकरण। उपचयन को क्या कहा जाता है दोस्तों, ऑक्सीकरण कहा जाता है। इसमें तीन चीजें होती हैं, तीनों को आप याद रखेंगे। पहला होता है हाइड्रोजन का योग, यानी कि H2 का योग होगा। H2 का योग के अलावा इसके बाद O2 का वियोग होगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, दोस्तों। ध्यान रखना, बोल के बता देता हूं मैं कि उपचयन या ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहला हाइड्रोजन का योग होगा, ऑक्सीजन का वियोग होगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, प्रोटॉन का ग्रहण होगा। ये चीजें याद रखिएगा। यही इसका उल्टा जस्ट आता है अपचयन। तो अपचयन में दोस्तों याद रखिएगा, अपचयन में इसका अपचयन या अवकरण में ये तीन चीजें होंगी। इसमें होगा H2 का योग, नहीं बल्कि O2 का योग होगा, H2 का वियोग होगा, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ग्रहण होगा। तो दोस्तों ये दोनों क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। और ये पूरे क्वेश्चंस जितने भी हमने क्वेश्चंस दिखाए आपको, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और 15 के सारे फैक्ट्स आपको क्लियर दिखाई दे रहे होंगे अच्छी तरीके से। ये क्वेश्चंस इसके बाहर के पेपर में नहीं आएंगे। एक बार अच्छी तरीके से आप मेरे पूरे सेशंस को कंप्लीट करिए, फिर आप कोई भी टेस्ट लगा के देखिए, आपका क्वेश्चन छूटे तो फिर मेरे कमेंट में जवाब दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन आपके पढ़ाए हुए में से नहीं आया। तो आइए दोस्तों अगले देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जल अपघटन में हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर दोस्तों ये 16 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जल अपघटन में कैथोड पर हाइड्रोजन गैस कैथोड पर प्राप्त होती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये हमने चीजों को आपको समझा दिया हुआ है कि जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होगी। तो दोस्तों हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ध्यान रखिएगा। और एनोड आती है ऑक्सीजन के ऊपर।
आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 17 नंबर सवाल में क्या कहा गया दोस्तों, 17 नंबर सवाल को ढंग से समझ लीजिए अच्छी तरीके से। क्या है 17 सवाल में पूछा गया कि सघन माध्यम के विरल माध्यम में प्रवेश करने पर, सघन माध्यम से विरल माध्यम, दोस्तों ध्यान रखिएगा बोर्ड पे, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। फैक्ट को पूरा क्लियर कर देता हूं मैं। एक ये आपका कांच की आयताकार सिल्ली जिसमें ये आपतित किरणें आ रही हैं, यहाँ पे आपतित किरणें, और ये है सघन माध्यम, सघन माध्यम, और आगे नीचे आता है विरल। सघन में आप ले सकते हैं कांच को, विरल में आप ले सकते हैं वायु को। बात क्लियर हो गया होगा। ये दो माध्यम हो गए हमारे पास, ये दोनों पारदर्शी माध्यम है जिसमें प्रकाश आराम से आर पार हो जाएगा। सेकंड पॉइंट देखिएगा, जब ही सघन से विरल में कोई चीजें प्रवेश करती हैं तो वो अभिलंब से दूर भागती है। हालांकि जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन ये इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन गुजर कहाँ गया इस तरफ से, यानी कि अब ध्यान से देखिएगा, ये ऊपर वाला जो कोण बने ये नॉर्मल हो गया, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया आपका आपतित किरण, उसके बाद ये हो गया आपका अपवर्तित किरण। ध्यान रखिएगा, ये क्या हो गया अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ये हो गया आपका अभिलंब। इसके बाद ये हो गया आपका कोण आई जिसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। सेकंड पॉइंट, अगर ये नीचे हम लोग देखें तो ये वाला कोण दोस्तों, ये वाला बड़ा वाला पॉइंट आर, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। ध्यान दीजिए क्वेश्चंस में आप लोग ध्यान रखिएगा, 3-4 फैक्टों को क्लियर करता हूं मैं। फर्स्ट फैक्ट क्या बनेगा, ध्यान दीजिए, सघन माध्यम। एक बात समझिएगा ध्यान से, यदि किसी पंछी को आप किसी पिंजड़े में बंद करके रखे हुए हो और जब उसको अचानक आप उस पिंजरे से बाहर निकालें, तो आपको तो पता है कि आपने पुनः पंछी को कहां से पकड़ा था, आकाश की ओर से पकड़ा हुआ था, आकाश में से उसको पकड़ के लाया हुआ था। जो आकाश में उड़ने वाला पंछी को आप जब पिंजरे में बंद करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो सिकुड़ जाएगा। दूसरा पॉइंट, यदि किसी पिंजरे में बंद पंछी को आप जब किसी बाहर वातावरण वायुमंडल में आप छोड़ें तो बहुत स्पीडली तेज भागता है, क्योंकि फिर दोबारा वो पकड़ में ना आए। तो उसी तरीके से ये क्वेश्चंस के फैक्ट को आप याद रखिए कि यदि कोई वस्तु को कोई का सघन क्या हो गया दोस्तों, पिंजड़ा हो गया। यदि किसी जानवर किसी पंछी को आप पिंजड़े से बाहर निकालते हैं और पिंजड़े से यदि उसको वायुमंडल यानी कि आकाश में आप छोड़ें तो बहुत स्पीडली तेज भागेगा। उसी तरीके से आप ध्यान रखिएगा कि यदि कोई आपतित किरण सघन माध्यम से विरल में प्रवेश करेगी, यानी कि सघन क्या था, पहले वो पिंजड़े में आया, पिंजड़े से यदि छूटेगा तो बहुत तीव्र गति से तेज भागेगा। तो इसी के चलते कि यदि आपको आपतित किरण सघन से विरल में जाए तो अभिलंब से, मतलब तेज भागने का मतलब है कि अभिलंब से दूर भागना। तेज भागने का मतलब दोस्तों क्या है, अभिलंब से दूर भागना। बात क्लियर हो गया होगा कि यदि किसी पिंजड़े आप किसी पंछी को पिंजड़े में बंद रखें और पिंजड़े से बाहर निकाले तो बहुत तेज भागता है, अर्थात अभिलंब से दूर भागेगा। मतलब समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। सघन को मैंने पिंजड़ा कहा हुआ है, विरल को मैंने क्या कहा, खुला आकाश। सघन को मैंने क्या कहा, पिंजड़ा, और खुले आकाश को मैंने क्या कहा, विरल माध्यम। तो पिंजड़े से यदि खुले आकाश में आप छोड़े तो जरूर है कि पंछी तेज भागेगा। और वही बात यदि आकाश से किसी पंछी को पकड़ें, आकाश से किसी पंछी को पकड़कर और किसी पिंजरे में डाल दिया गया, तो पंछी को यदि पकड़ के आप पिंजरे में डालते हैं तो पंछी क्या हो जाता है, उदास हो जाता है, मतलब अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, अपने गेट के पास मुड़ी झुका लेता है। बात बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और यदि कोई किरणें यदि अभिलंब के समानांतर आती हुई है, बात समझ में आ रहा होगा, यदि कोई वस्तु अभिलंब के लंबवत आ रही हो, किसी समानांतर किरणें जो आए अगर अभिलंब के लंबवत आ जाए इस तरीके से तो सीधी निकल जाएगी नीचे की तरफ। तो 3 केस बनते हैं। पहला केस क्या बनता है दोस्तों, यदि कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सघन से विरल में जाने का मतलब, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तो देखिएगा ध्यान से, कहां से, सघन, सघन का मतलब हो गया पिंजड़ा। लिख देता हूं ताकि आपको समझ में। पिंजड़ा से खुला आकाश में गया तो अभिलंब से दूर भागेगा। बात समझ में आया अच्छी तरीके से। हमने क्या कहा, सघन माध्यम का मतलब हो गया पिंजड़ा। पिंजड़ा से यदि किसी पंछी को आप बाहर छोड़े तो बहुत तेज भागेगा, मतलब अभिलंब से दूर भागेगा। तो कोई किरणें यदि सघन माध्यम से विरल में प्रवेश करती है तो विरल में प्रवेश करेगी तो वो अभिलंब से दूर भागेगी। आप ध्यान से देखिए, यहां भी इस क्वेश्चन का आंसर है, अभिलंब से दूर हटेगी। सेकंड पॉइंट क्या बनेगा, सेकंड पॉइंट बनेगा कि यदि सघन से तो विरल में गया, फिर विरल से सघन में जाए, यदि खुला आकाश से उसको पिंजरे में डालें
तो विरल से सघन में जाने पर क्या होगा दोस्तों, वो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगी। अभी इसके बारे में भी बताता हूं मैं, कोण के हिसाब से ये कैसे काम करने वाले होंगे। अब ध्यान दीजिए, यदि सघन से ये विरल में गया तो कोण देखिएगा, ऊपर वाला कोण आई था, क्या आई को अगर इस तरीके से देखें तो आर का कुछ बढ़ा हुआ पॉइंट दिख रहा है। मतलब क्या हुआ कि जो ही वो अभिलंब से दूर भागा, कोण को बढ़ा के गया। मतलब क्या हुआ, आई से बड़ा होगा कौन, आर। बात आया समझ में। आर होता है अपवर्तन का कोण, आई होता है आपतन का कोण। दोस्तों ध्यान से समझिए, यदि कोई किरणें सघन से विरल, विरल से सघन में आती हैं या सघन से विरल में जाती हैं तो कोण पर क्या असर पड़ता है, वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यदि कोई सघन से विरल में माध्यम में कोई भी प्रवेश करे तो सघन का मतलब हो गया पिंजड़ा, पिंजड़ा से किसी को हम बाहर छोड़े तो वो बहुत तेज भागेगा पंछी। तो बहुत तेज भागने का मतलब है कि कोण को बढ़ा के जाएगा, मतलब कौन बड़ा होगा, नीचे वाला कोण, यानी कि आर का मान बड़ा हो जाएगा और आई का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, छोटा हो जाएगा। आपके क्वेश्चन का उत्तर रहेगा आई बड़ा, आई छोटा होगा आर से। अगर विरल से सघन में आप जाते हैं तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, मतलब इसको तो जाना था ऐसे और थोड़ा सा और झुकाव इसमें उत्पन्न हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, आई बड़ा हो जाएगा और आर को क्या कर देगा, ये छोटा कर देगा जब अभिलंब क्या होगा, विरल से सघन में जाएगा। खुला आकाश से किसी पंछी को पिंजड़े में डालें तो वो सुस्त हो जाता है, अर्थात कोण को कम कर देता है। मतलब सघन से विरल में जाएगा, मतलब सघन से विरल में गया तो कोण को बढ़ाएगा, विरल से सघन में गया तो वो कोण को झुकाएगा। बात क्लियर हो गया। अभिलंब की ओर झुकेगा, कोण का मान कम होगा, अभिलंब से दूर भागेगा, कोण का मान बढ़ जाएगा। बात क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से, मैंने प्रोसेस को अच्छी तरीके से आपको समझा दिया हुआ है। और यदि कोई किरणें अभिलंब पर लंबवत आके गिरे, अभिलंब पर लंबवत आती हूं, अभिलंब पर लंबवत आती हूं तो सीधी निकल जाएगी, तो सीधी निकल जाएगी। 3 फैक्ट इसके आते हैं, अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपका कौन सा होगा दोस्तों, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में क्या होगा, आई छोटा होगा आर से, मतलब हो गया आपका आंसर सी। आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। आपको प्रोसेस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। पिंजरे वाले पॉइंट्स को मैंने क्लियर कर दिया हुआ है, आपका अब इसमें से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, चाहे वो कैसा भी पेपर में क्वेश्चन आ जाए। 4 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। सघन से विरल में जाने पर क्या प्रवेश पड़ता है, अभिलंब पर क्या असर पड़ेगा, विरल से सघन में जाने पर अभिलंब पर क्या असर पड़ेगा, यदि किरणें लंबवत आके गिरती हैं कांच की सिल्ली पर तब क्या असर पड़ेगा। 3 क्वेश्चन ये हो गए कोण से संबंधित आपके क्वेश्चन। यहाँ पे 0 डिग्री 180 डिग्री का कोण 0 डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों। यहाँ अगर लंबवत आगे पड़ गई तो 0 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि इसमें परिवर्तन तो हुआ नहीं तो 0 डिग्री का कोण रहेगा। बात क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से। तो 17 तक के क्वेश्चंस को समाप्त करता हूं मैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या कहा गया है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां कहां से मापी जाती हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या आएगा, ध्रुव से मापी जाती हैं सभी दूरियां। किसी भी दर्पण के लिए सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है से किस धातु से सोलर सेल बना होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, निम्न में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है। तो सोलर सेल पे जो ऊपरी परत आप देखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सिलिकॉन। क्या बोलेंगे दोस्तों, सिलिकॉन। तो सोलर सेल सिलिकॉन का बना होता है, ध्यान रखिएगा। सोलर सेल सिलिकॉन का बना होता है, सोलर सेल सिलिकॉन का बना होता है, सोलर सेल सिलिकॉन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना। सोना से तो दोस्तों आभूषण बनते हैं, ये तो आपको पता है। सोना से आभूषण बनाए जाते हैं, सोना से आभूषण बनाए जाते हैं, सोना से आभूषण बनाए जाते हैं। जस्ता से आपको पता है, लोहे की परत, जस्ता का परत लोहे पर, जस्ता का परत लोहे पर चढ़ाया जाता है, जिसे हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं, जिसे गैल्वेनीकरण कहा जाता है, जिसे गैल्वेनीकरण कहा जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्लेटिनम जो होता है, प्लेटिनम सबसे महंगी धातु होती है, प्लेटिनम सबसे महंगी धातु है और सबसे प्लेटिनम सबसे महंगी धातु है। इसे सफेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है।
सारे ऑप्शनों को मैंने लिख दिया हुआ है। सोलर सेल आपके क्वेश्चन का आंसर इसमें सिलिकॉन दिया हुआ है, तो सिलिकॉन आपका ऑप्शन नंबर बी पे आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, निम्न से किस धातु का सोलर सेल बना होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों सिलिकॉन का बना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 20 में कहा गया है कि लघु पतन के समय धारा का प्रतिरोध क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, लघु पतन के अगर समय बात करें, लघु पतन के समय दो बातें होती हैं, प्रतिरोध शून्य हो जाता है और धारा बहुत अधिक बढ़ जाती है, धारा बहुत अधिक बढ़ जाती है। आपके क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर को हम न्यूमेरिकल में लेंगे। आपको अगले मतलब एक सेशन रहेगा न्यूमेरिकल का, जिसमें सारे न्यूमेरिकल्स को मैंने हल किया हुआ होगा, उसमें आपको उसमें समझाएंगे कि सारी चीजें ये कैसे बनाई जाती हैं। फिलहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे आप लोग, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो दोस्तों 22 नंबर का सवाल जो है, 22 नंबर देखेंगे बल्ब का फिलामेंट। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का होता है, और हीटर का फिलामेंट, यही दो क्वेश्चन पेपर में आते हैं। बल्ब का फिलामेंट किसका और हीटर का किसका होता है, तो नाइक्रोम का होता है। तो दोस्तों ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आपकी। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का, और हीटर का फिलामेंट किसका बना होता है, नाइक्रोम का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ध्यान रखेंगे प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कितना होता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा 23 नंबर सवाल का आंसर होगा प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य। प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य जो होता है दोस्तों, वो होता है 380 नैनोमीटर। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 380 नैनोमीटर। आगे देखते हैं वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में क्या उत्पन्न होता है। तो वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है। ये 23 नंबर सवाल का उत्तर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 में कहा गया है वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न क्या होता है। तो वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है। ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है। धारा के चलते दोस्तों चुंबकत्व उत्पन्न होता है, ध्यान रखिएगा। प्रतिरोध आएगा, ऊष्मा उत्पन्न करेगा, और धारा जब आएगी तो वो ऊष्मा चालक में धारा जब उत्पन्न आएगी तो उसमें चुंबकत्व उत्पन्न होगा। अगला क्वेश्चन पूछा ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक क्या होता है दोस्तों। तो ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार कारक जो है, ऑक्सीजन के लिए जिम्मेदार कारक जो है दोस्तों RBC, रेड ब्लड कार्पल्स होता है। तो आशा करता हूं दोस्तों ये चीजें आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, और आप एक बार इस पूरे सीरीज को अच्छी तरीके से आप देखिए। अगर कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर कमेंट करिए। आप लोग कमेंट में बताइए कि सर ये हमको दिक्कत हो रहा है, तो हम उस कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और आपको आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक शेयर के चलते हम लोगों का वो मोटिवेशन मिलता है, उसी के चलते और वीडियो में आगे काम करने का मन करेगा दोस्तों। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें, और आपको कंटेंट ये बेहतर लग रहा है तो जरूर अपने दोस्तों को बताएं। बस आज के लिए क्लास इतना ही रहेगी, तब तक के लिए जय हिंद।